बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हेट्रोफोरिया या लेटेंट स्क्विंट का टॉपिक। तो मैंने आपको बताया था कि लेटेंट स्क्विंट के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना वो फोरिया का है, और मैनिफेस्ट स्क्विंट के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है ट्रोपिया। तो लेटेंट स्क्विंट क्या होती है ये आपने याद रखना है। ये हिडन स्क्विंट है कि नॉर्मली जो लेटेंट स्क्विंट का पेशेंट होगा वो हमें नॉर्मली नज़र आएगा। जैसे इसमें देखें तो ये लेफ़्ट आई है, ये राइट आई है, तो बिल्कुल कोई डेविएशन नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ये एक तरह की हिडन स्क्विंट होती है कि स्क्विंट तो प्रेजेंट है। अब असल में जो पेशेंट है ना वो है इस तरह का कि इसको राइट साइडेड एक्सोफोरिया है। अगर इनवर्ड डेविएशन होगी तो उसको कहते हैं ईसोफोरिया, और अगर आउटवर्ड डिविएशन होगी, आउटवर्ड लेटेंट स्क्विंट होगी, तो उसको कहते हैं एक्सोफोरिया। ठीक है, अब इस पेशेंट को है राइट ईसोफोरिया, पर ये दिखने में जो है ना ये ऐसे नॉर्मल की तरह ही लगेगा, क्योंकि दिमाग का एक मैकेनिज़्म होता है उसको कहते हैं फ्यूजन मैकेनिज़्म, या इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं फ्यूजनल वर्जेंस। ठीक है, तो ये दिमाग का ये मैकेनिज़्म जो है ना ये मिस अलाइनमेंट को ठीक करके रखता है, उसको छुपा के रखता है, ज़ाहिर नहीं होने देता, उसको लेटेंट रखता है। ठीक है, तो आम सुक्वेंट प्रेजेंट तो होती है पर वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, क्योंकि दिमाग के फ्यूजनल मैकेनिज़्म ने उसको जो है ना ठीक कर देता है वो। तो ये है लेटेंट सुक्वेंट। इसकी जो मेन टाइप्स हैं ना वो दो हैं। एक तो ईसोफोरिया जिसमें जो है आई इनवर्ड डिविएटेड होगी एक आई, और दूसरी एक्सोफोरिया जिसमें आउटवर्ड डिविएशन होगी आई की। ठीक है, ईसोफोरिया आपने याद रखना है कि ना हाइपरमेट्रोप्स में कॉमन होती है। हाइपरमेट्रोप्स कौन होते हैं? जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है, यानी इमेज जो है ना नज़दीक की उनकी नज़र कमज़ोर होती है। इमेज नॉर्मली नॉर्मल पर्सन में रेटिना पे बन रहा होता है, पर जो हाइपरमेट्रोप्स होते हैं उनमें रेटिना के पीछे इमेज बन रहा होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये फॉर इंस्टेंस लेफ़्ट आई है, ये राइट आई है। अब नॉर्मली क्या हो रहा होता है, ये मैं आपको नॉर्मल मैकेनिज़्म बताने लगा हूँ। हर नॉर्मल पर्सन में होता है कि जब भी कोई नज़दीक की चीज़ आपने नियर विजन पे फोकस करना है, कि कोई नज़दीक की चीज़ पे आपने फोकस करना है, तो होता क्या है कि ये दोनों जो आई बॉल्स हैं वो होती हैं कन्वर्ज। ये राइट वाली भी अंदर को जाएगी, कन्वर्ज होगी, लेफ़्ट वाली भी अंदर को जाएगी, तो ये दोनों आई बॉल्स होती हैं कन्वर्ज। जब कन्वर्ज होंगी तो फिर उससे जो है ना इमेज ये पीछे रेटिना पे जो है ना बिल्कुल ठीक बन जाएगा। पर हाइपरमेट्रोप्स में क्या होता है, अब फॉर इंस्टेंस कि ये लेफ्ट आई जो है ये नॉर्मल है, राइट आई में हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, अब राइट आई में जब हाइपरमेट्रोपिया डेवलप होता है तो मतलब नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। नॉर्मली जितनी कन्वर्जेंस चाहिए, जितना अंदर को जानी चाहिए, उससे उसका काम नहीं बन रहा, तो वो ज़्यादा अंदर को डिविएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उस कमी को पूरा करने के लिए उसकी नज़दीक की नज़र राइट आई की पहले ही कमज़ोर है, तो जब कन्वर्जेंस नज़दीक वाले को देखेंगे तो जितनी नॉर्मली कन्वर्जेंस हो रही थी उससे ज़्यादा कन्वर्जेंस चाहिए, तो ये ज़्यादा अंदर को डिविएट करेगी। तो इस डिविएशन की वजह से एक्सोफोरिया डेवलप हो जाएगा, उसको कहेंगे एक्सोफोरिया। पर ब्रेन का जो मैकेनिज़्म है, फ्यूजनल मैकेनिज़्म, फ्यूजनल वर्जेंस, वो जो है इसको मैनिफेस्ट नहीं होने देता, ज़ाहिर नहीं होने देता। वो आई बॉल को स्ट्रेट ही रखता है, पर इमेज जो है ना उस पर बना देता है पीछे फोविया पे। ठीक है, तो वो ज़ाहिर नहीं होने देता। अब फ्यूजनल वर्जेंस जो है ना दिमाग का जो मैकेनिज़्म है जो इस फ्यूजन को कंट्रोल कर रहा है वो भी दो तरह का है, फ्यूजनल डाइवर्जेंस और फ्यूजनल कन्वर्जेंस। अब इसोफोरिया में क्या हो रहा है कि आई बॉल अंदर को इनवर्ट डिविएट हो रही है, तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन फ्यूजनल डाइवर्जेंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, फ्यूजनल डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि जो अंदर को डिविएटेड थी आई बॉल इसोफोरिया की वजह से, वो उसको बाहर को ऐसे जाहिर करेगा कि वो बाहर को है। ठीक है, तो वो फ्यूजनल डाइवर्जेंस करवाएगा। और एक्सोफोरिया आपने याद रखना है ये मायोप्स में होता है। ठीक है, मायोप्स कौन होते हैं? जिनको मायोपिया होता है, जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है, इमेज जो है ना रेटिना से आगे बन रहा होता है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, तो इसमें ब्रेन जो मैकेनिज़्म परफॉर्म करेगा उसको कहते हैं फ्यूजनल कन्वर्जेंस, यानी जो इसोफोरिया एक्सोफोरिया कहते हैं बाहर को, आउटवर्ड डिविएशन। तो मायोपिया में क्या होगा कि फ्यूजनल कन्वर्जेंस का मैकेनिज्म होता है, कन्वर्जेंस कहते हैं अंदर को। तो ब्रेन जो है ना ये एक्सोफोरिया को छुपाने के लिए, इसको हाइड करने के लिए फ्यूजनल कन्वर्जेंस करेगा, तो आई बॉल जो है ना वापस अपनी लोकेशन पे आ जाएगी, और इस वजह से सुक्वेंट जो है वो मैनिफेस्ट नहीं होगी, वो ज़ाहिर नहीं होगी, वो हिडन ही रहेगी। तो ये दो टाइप्स आपने याद रखनी है।
फोरियाज की, इसोफोरिया और एक्सोफोरिया। इसके बाद देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या नज़र आएंगे हमें। तो क्लिनिकल फीचर्स में आपने याद रखना है कि हेडेक या आई एक प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन चेंजिंग फोकस, फोटोफोबिया प्रेजेंट होगा, ब्लरिंग या क्राउडिंग ऑफ विजन होगी वाइल रीडिंग। इसके अलावा इंटरमिटेंट डिप्लोपिया भी हो सकता है, यानी कि कभी कभार डबल विजन भी नज़र आएगा, ठीक है। आपने इसमें याद रखना है कि डिप्लोपिया जो है ना, मेनली वो क्वालिटी है पैरालिटिक स्क्विंट की, ठीक है। हम एक स्क्विंट की टाइप पढ़ेंगे, पैरालिटिक या नॉन कॉमिटेंट स्क्विंट, उसकी ये डिप्लोपिया उसमें हमेशा ही प्रेजेंट होता है, पर ये इसमें जो है ना इंटरमिटेंट होता है, कभी कभी डिप्लोपिया आ जाता है। और इंटरमीडिएट स्क्विंट होगी, ठीक है। इसके बाद असेसमेंट कैसे करेंगे ये आपने ध्यान से देखनी है कि सबसे पहले तो विजुअल एक्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की मूवमेंट्स चेक करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स ये चेक करने का क्या मकसद है कि जितनी भी नॉन पैरालिटिक स्क्विंट्स हैं, नॉन पैरालिटिक कहते हैं कंकमिटेंट स्क्विंट्स को, कि जिसमें किसी रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से स्क्विंट डेवलप हो रही है, तो जितनी भी नॉन कंकमिटेंट स्क्विंट्स हैं ना, उसमें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की मूवमेंट्स नॉर्मल रहती हैं, ठीक है। अब कंकमिटेंट स्क्विंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, ये सारी फोरियाज और ट्रोपियाज, इसोफोरिया, एक्सोफोरिया, इसोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया, इन सब में जो है ना एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल मूवमेंट्स जो है ना वो नॉर्मल होती हैं, क्योंकि किसी मसल का पैरालिसिस नहीं है, ठीक है। मसल पैरालिसिस की वजह से स्क्विंट नहीं हो रहा, स्क्विंट हो रहा है रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से, ठीक है। इसके बाद आपने असेसमेंट में देखना है कि बाइनोक्यूलर सिंगल विजन चेक करना है, और इसके बाद साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करनी है। साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है कि कोई भी साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप देने हैं, जैसे एट्रोपिन है या ट्रोपिकामाइड है, जो आई हम चेक कर रहे हैं ना जिसमें स्क्विंट है, हमने उस आई का रिफ्रैक्टिव एरर मेजर करना है, ठीक है। कि मिसाल के तौर पे हाइपरमेट्रोपिया है या नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, तो हमने उस स्क्विंटेड आई में रिफ्रैक्टिव एरर चेक करना है। उस रिफ्रैक्टिव एरर को चेक करने से पहले हम साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करेंगे उस आँख की। साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन के लिए साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप्स डालेंगे, जैसे एट्रोपिन है या ट्रोपिकामाइड है। ये जाके क्या करेगा, ये उन मसल्स को पैरालाइज कर देगा जो मसल अकोमोडेशन करवाते हैं। अकोमोडेशन क्या होती है, अकोमोडेशन एक वो प्रोसीजर है जिसमें जो है ना आइज़, उसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो ना आइज़ के लेंस का कर्वेचर बदल देते हैं, यानी कि लेंस को मोटा कर देते हैं या पतला कर देते हैं। तो जो थोड़ी बहुत ही नज़र कमज़ोर होती है ना, उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं लेंस की जो थिकनेस है उसको कम ज़्यादा करके। तो अगर एकोमोडेशन प्रेजेंट होगी तो उससे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो टोटल कितना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एरर हमें कम या ज़्यादा शो हो सकता है, क्योंकि अकोमोडेशन का मैकेनिज्म भी साथ साथ एक्ट कर रहा होता है। तो हमने रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक तरह से चेक करने के लिए एकोमोडेशन को ख़त्म करना है। तो एकोमोडेशन को ख़त्म करने के लिए ये साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप्स देंगे, जैसे एट्रोपिन है, ट्रोपिकामाइड है या साइक्लोपेंटोलेट है, ठीक है। तो फिर ये ड्रॉप्स डाल के हमने रिफ्रैक्टिव एरर चेक करना। इसके बाद आखिरी जो असेसमेंट में चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि AC/A रेशो डिटर्मिनेशन करनी है। AC/A रेशो क्या होती है, अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस टू अकोमोडेशन रेशो। ये अब कॉन्सेप्ट आपने ध्यान से देखना है कि फॉर इंस्टेंस ये है लेफ़्ट आई और ये है राइट आई। अब होता क्या है कि इधर एक ऑब्जेक्ट है नियर विजन पे, ये रेड सर्कल जो है। अब इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो है ना, ये कन्वर्जेंस, दोनों आइज़ कन्वर्ज करेंगी, अंदर को मूव करेंगी क्योंकि ये नियर विजन पे है, नज़दीक देखना है तो दोनों आइज़ अंदर को कन्वर्ज करेंगी। तो जितनी ये कन्वर्ज कर रही हैं, मिसाल के तौर पे एकोमोडेशन हमें चाहिए 3 डायोप्टर्स की, ठीक है। 3 डायोप्टर्स की एकोमोडेशन चाहिए, उसके लिए कन्वर्जेंस कितनी अंदर को मूव करेंगी, फॉर इंस्टेंस उसके लिए हमें चाहिए कि ये 5 डिग्री अंदर को मूव करें दोनों आई बॉल्स, ठीक है। तो 5 डिग्री जब अंदर को मूव करेंगी तो उससे हमें 3 डायोप्टर्स की या 2 डायोप्टर्स की कन्वर्जेंस हासिल होगी, अकोमोडेशन हासिल होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं, तो इस केस में आ जाएगी AC/A रेशो के कन्वर्जेंस कितनी हुई, अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस 5 डिग्रीज, और अकोमोडेशन कितनी चाहिए थी 3 डायोप्टर्स, तो 5:3, ठीक है। तो ये होती है अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस ओवर अकोमोडेशन रेशो, के
कितने यूनिट्स ऑफ अकोमोडेशन हासिल करने के लिए कितने डिग्री की कन्वर्जेंस हो रही है, कितने आई बॉल अंदर को मूव कर रही है। ठीक है। अब स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट में क्या होता है, फॉर इंस्टेंस के जो ईसोफोरिया है कि आई अंदर को मूव कर रही, उसमें क्या होता है, उसमें राइट आई का फॉर इंस्टेंस हाइपरमेट्रोपिया, नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, तो वो जितना अंदर को मूव करे उसको ज़्यादा अंदर को मूव करना पड़ेगा, ज़्यादा कन्वर्जेंस करनी पड़ेगी देखने के लिए। तो उसमें AC/A रेशो में क्या होगा कि कन्वर्जेंस अब ज़्यादा करनी पड़ रही है उतनी ही एकोमोडेशन हासिल करने के लिए। मिसाल के तौर पे 3 डायोप्टर्स की एकोमोडेशन चाहिए थी, तो उसके लिए नॉर्मली 5 डिग्री की कन्वर्जेंस हो रही थी, पर ये आई में हाइपरमेट्रोपिया राइट आई में, तो इसको 10 डिग्री की कन्वर्जेंस करनी पड़ेगी इतने ही डायोप्टर्स की एकोमोडेशन हासिल करने के लिए। तो उसमें AC/A रेशो जो है ना वो एबनॉर्मल हो जाएगी। तो ये AC/A रेशो डिटर्मिनेशन करनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखते हैं कि डायग्नोसिस जो है फोरियाज का वो कैसे होता है। तो इसके लिए 3 मेन टेस्ट हैं आपने याद रखने हैं। सबसे पहला तो है कवर अनकवर टेस्ट। कवर अनकवर टेस्ट जो है ना, ये दो टेस्ट्स हैं, एक कवर टेस्ट है, दूसरा अनकवर टेस्ट। कवर टेस्ट आपने याद रखना है हमेशा होता है मैनिफेस्ट स्क्विंट के लिए, ठीक है। और अनकवर टेस्ट होता है लेटेंट स्क्विंट के लिए या फोरियाज के लिए, जो हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अनकवर टेस्ट में क्या होता है कि हमने जिस आँख को चेक करना है ना, उसको पहले कवर करेंगे और उससे कवर उतारना है हमने। उस जिस आँख को चेक कर रहे हैं उस आँख से हमने कवर उतारना है, ठीक है। पहले उसको कवर करके रखना है। अब नॉर्मली क्या हो रहा है, अगर ये नॉर्मल आइज़ हैं पहले सिनारियो में, ठीक है, आपने जिस आँख को चेक करना है उस आँख पे कवर किया हुआ है एक ऐसे पैच से, ठीक है। अब लेटेंट स्क्विंट जो होती है ना, वो हमें ज़ाहिर नहीं हो रही होती, ठीक है। अब वो आइज़ नॉर्मली नज़र आ रही होती हैं कि दोनों आइज़ स्ट्रेट नज़र आ रही हैं, पर वो कब कब नज़र आती है, जब आँख रेस्ट पे हो या कोई इलनेस हो या फटीग हो आई की, तो तब वो जो है ना लेटेंट स्क्विंट मैनिफेस्ट होती है, यानी लेटेंट स्क्विंट हमें नज़र आती है। अब हमने पैच ऊपर लगा के जब आई को कवर किया तो आई रेस्ट पे चली गई। रेस्ट पे क्यों चली गई? क्योंकि कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा, कोई सेंसरी स्टिमुलस नहीं है, लाइट स्टिमुलस नहीं है, तो आई रेस्ट पे चली गई। तो जब कवर हमने किया होगा तो वो पीछे से जो है ना खुद ही जो है वो लेटेंट स्क्विंट जो है ना पीछे जो जिस साइड की भी स्क्विंट होगी, एक्सोफोरिया होगी तो वो बाहर को आई बॉल डिविएट कर जाएगी, इसोफोरिया होगा तो अंदर को डिविएट कर जाएगी, पर वो हमें नज़र नहीं आ रही अभी, क्योंकि आगे तो पैच हमने रखा हुआ है, कवर किया हुआ है। तो जैसे ही कवर हटाएंगे तो आई बॉल अपनी जगह पे, ब्रेन के फ्यूजनल मैकेनिज्म की वजह से आई बॉल अपनी जगह पे वापस आएगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि पहले सिनारियो में तो नॉर्मल है, ठीक है, आपने कवर हटाया, कोई उसमें चेंज नहीं आई, ठीक है, तो ये है नॉर्मल आइज़। दूसरे सिनारियो में क्या हुआ कि जब कवर हटाया तो आँख जो है वो एडक्ट हो गई, अंदर को मूव की, ठीक है, अंदर को मूव करके सेंटर में आ गई। तो आपने इस मूवमेंट को चेक करना है कि आई बॉल किस जगह पे आ रही है। तो अगर तो एडक्शन हुई आई बॉल की तो इसका मतलब है एक्सोफोरिया है, यानी कि आई बॉल बाहर को डिविएटेड थी। तो जैसे ही हमने कवर हटाया तो ब्रेन के फ्यूजनल मैकेनिज्म ने आई बॉल्स को स्ट्रेट करने के लिए, स्क्विंट को छुपाने के लिए उसको अंदर को मूव किया, एडक्शन करवाई। तो अगर एडक्शन होगी तो आपने याद रखना है एक्सोफोरिया है, और अगर एबडक्शन होगी, बाहर को आएगी आई बॉल, तो इसका मतलब है कि ईसोफोरिया था। ईसोफोरिया है कि ब्रेन का मैकेनिज्म उस स्क्विंट को छुपाने के लिए आई बॉल को दोबारा अपनी प्राइमरी लोकेशन पे लेके आ रहा है, सेंटर में, ठीक है। तो ये होता है अनकवर टेस्ट, ये करते हैं लेटेंट स्क्विंट या फोरियाज के लिए। कवर टेस्ट हम पढ़ेंगे मैनिफेस्ट स्क्विंट वाले टॉपिक में। इसके बाद दूसरा जो टेस्ट होता है डायग्नोसिस के लिए वो होता है मैडेक्स रॉड टेस्ट। मैडेक्स रॉड टेस्ट में क्या करते हैं, अब ये फॉर इंस्टेंस राइट आई है, ये लेफ़्ट आई है, तो जो आई होती है ना, बल्कि इसको राइट आई कर लें, इसको लेफ़्ट आई कर लें, क्योंकि ये पेशेंट आपकी तरफ देख रहा है, ठीक है, उसकी ये राइट आई है, ये लेफ़्ट आई है। अब राइट आई को जो है ना हमने कवर कर देना है। एक ना इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको कहते हैं मैडेक्स रॉड। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर ना ऐसे वर्टिकल ऐसे लाइंस बनी होती हैं, ठीक है। ये ग्लास की बनी होती हैं लाइंस, रेड कलर के का ग्लास होता है। अब इसको ना हमने ऐसे आँख के सामने रख देना है, ठीक है। अब अगर इन लाइंस को, अगर इस रॉड को ऐसे पकड़ेंगे कि ये लाइंस ऐसे वर्टिकल आएंगी, ठीक है,
तो जब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल आएंगी जब ये लाइंस, तो पेशेंट को जो लाइन नज़र आएगी वो ऐसे वर्टिकल नज़र आएगी। और अगर इस मैडक्स रॉड को ऐसे आँख पे रखेंगे कि इसकी जो ये लाइंस हैं वो ऐसे वो अगर वर्टिकल होंगी, ऐसे हम अगर रखेंगे पेशेंट की आँख पे, तो पेशेंट को जो रेड लाइन नज़र आएगी वो होगी ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने वर्टिक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल शेप में रख दिया उसको, मैडेक्स रॉड को। अब जो मैडेक्स रॉड से एक डार्क रूम में ये परफॉर्म होता है मैडेक्स रॉड टेस्ट, और एक लाइट बीम जो है ना, वाइट कलर की लाइट बीम इधर आगे एक डिस्टेंस पे रख देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस विजन पे। तो अब होगा क्या कि जो लेफ़्ट आई है उसको तो वो लाइट सोर्स ऐसे ही एक वाइट लाइट की तरह नज़र आएगी, पर जब वो लाइट सोर्स इस मैडेक्स रॉड में से गुजरेगी तो वो ऐसे एक लाल रेड कलर की बीम बन जाएगी। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे मैडेक्स रॉड को तो लाइट बीम जो है ना वो वर्टिकल होगी, और अगर वर्टिकल रखेंगे मैडेक्स रॉड को तो लाइट बीम ऐसे हॉरिजॉन्टल नज़र आएगी। ठीक है। अब अगर तो कोई मसला नहीं, कोई फोरिया प्रेजेंट नहीं है, तो जो लेफ़्ट आई से हमें एक सिंगल ऐसे बीम नज़र आ रही है वाइट लाइट, और राइट आई से हमें एक ऐसे रॉड नज़र आ रहा है रेड लाइट का, एक ना ऐसे वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है। तो अगर तो ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएं, यानी कि ऐसे रेड बीम नज़र आ रही है, एक वर्टिकल बीम है, और दरमियान में जो है ना वो लाइट बीम है, तो उसका मतलब है कि कोई हॉरिजॉन्टल फोरिया प्रेजेंट नहीं है, कोई फोरिया नहीं है, पेशेंट नॉर्मल है। अगर राइट बीम जो है वो राइट पे अगर ये जो रेड रेड लाइट है, रेड वर्टिकल लाइट जो है ये राइट पे होगी इस लाइट सोर्स के, तो इसका मतलब है एक्सोफोरिया है, कि आइज़ बाहर को डिविएटेड है। और अगर ये अंदर को होगी, नेजली प्रेजेंट होगी ये रेड बीम ऑफ लाइट जो ये राइट आंख देख रही है, तो इसका मतलब है ईसोफोरिया है, कि आइज़ अंदर को डिविएटेड है। ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि ये जो मैडेक्स रॉड है ना, ये डिस्टेंस विजन के लिए होता है, डिस्टेंस विजन चेक करने के लिए, कि डिस्टेंस विजन पे तो इसोफोरिया नहीं हो रहा। और इसके बाद एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं मैडेक्स विंग टेस्ट। मैडेक्स विंग टेस्ट होता है नियर विजन पे इसोफोरिया को चेक करने के लिए। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ कि ये मैडेक्स विंग टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है। अब ये देखें, ये जो है ना ये मैडेक्स विंग टेस्ट है। मैडेक्स विंग टेस्ट होता है नियर विजन के लिए। अब जैसे ये जो है ना ये इंस्ट्रूमेंट है, इससे परफॉर्म होता है मैडेक्स विंग टेस्ट। अब इस इंस्ट्रूमेंट में ऐसे पेशेंट देखता है, पेशेंट का व्यू जो है ना, पेशेंट को ये ऐसे नज़र आ रहा होता है, ये चीज़ पेशेंट देख रहा होता है। ठीक है। अब इसमें ईसोफोरिया जो है ना, हॉरिजॉन्टल डेविएशन में क्या आता है कि अगर आउटवर्ड डेविएशन है तो ईसोफोरिया, अगर आउटवर्ड डेविएशन है तो इस एक्सोफोरिया, और अगर इनवर्ड डेविएशन है तो ईसोफोरिया। तो हॉरिजॉन्टल डेविएशन को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि ये वाइट एरो जो है, वाइट एरो कौन से नंबर को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। और वर्टिकल डेविएशन यानी कि हाइपरफोरिया को चेक करने के लिए, हाइपोफोरिया को चेक करने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि ये रेड एरो जो है ये किस नंबर को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह मैडेक्स विंग टेस्ट के थ्रू जो है ना नियर विजन पे जो फोरियाज लेटेंट स्क्विंट प्रेजेंट होती है वो उसको डायग्नोज किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं कि और ये लेटेंट स्क्विंट जो है फोरियाज, इनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो जो भी कोई रिफ्रैक्टिव एरर होगा, फॉर इंस्टेंस हाइपरमेट्रोपिया है किसी आई में, तो उसको करेक्ट करेंगे ग्लासेस के थ्रू। इसके बाद ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज प्रेस्क्राइब करेंगे। ये एक्सरसाइजेज होती हैं आई की एक्सरसाइजेज, कि आई बॉल की एक्सरसाइज होती है जिसमें अकोमोडेशन बेहतर होती है और मूवमेंट्स बेटर होती हैं। ठीक है, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेज से। इसके बाद प्रिज्म्स प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। प्रिज्म्स कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे कि जो अब मुख्तलिफ पावर्स के प्रिज्म रखते जाएंगे आँख के सामने, तो जिस प्रिज्म की स्ट्रेंथ पे जो डिविएटेड आई है वो सीधी हो जाए, तो वो प्रिज्म जो है ना वो ग्लासेस में प्रिस्क्राइब कर देंगे, ग्लासेस में वो प्रिज्म लगा के दे देंगे। आपको पता है प्रिज्म जो है ना एक इस तरह का ग्लास होता है कि उसकी एक जो है ना वो एपेक्स होती है और दूसरी जो है ना उसकी बेस होती है। अब ये फॉर इंस्टेंस एक प्रिज्म है, तो ये इसकी एपेक्स है और ये इसकी बेस है। आपने याद रखना है कि जो एपेक्स होती है, जो ऐसे नोक होती है, वो उस डायरेक्शन में रखनी है जिस डायरेक्शन में डिविएशन प्रेजेंट है। फॉर इंस्टेंस
ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है। पेशेंट को है राइट इसोफोरिया, अंदर को जो है डिविएटेड है उसकी आई। तो आप प्रिज्म जब रखेंगे तो प्रिज्म रखेंगे कि ये जो प्रिज्म की एपेक्स है वो रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ डिविएशन। तो ऐसे प्रिज्म आएगा कि प्रिज्म की जो एपेक्स है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिविएशन होगी। ठीक है, तो प्रिज्म पहले वीकर स्ट्रेंथ से शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे। तो जिस स्ट्रेंथ पे डिविएशन ठीक हो जाएगी उस स्ट्रेंथ का प्रिज्म जो है ना वो प्रेस्क्राइब कर देंगे पेशेंट को। इसके बाद अगर इन सारों से ना ठीक हो तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है कि सर्जिकली जो है ना इस स्क्विंट को, फॉर इंस्टेंस कि अगर एक्सोफोरिया है तो मीडियल रेक्टस को जो है वो उसके एक्शन को वीक करेंगे तो आई बॉल खुद ही स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, या एक्सोफोरिया है तो लैटरल रेक्टस को के स्ट्रेंथ को वीक करेंगे तो उस वजह से आई स्क्विंट जो है ना वो ट्रीट हो जाएगी।